आज शुरू करते हैं पेपर दिसंबर 2023। 8 दिसंबर 2023। ये हम लोगों का सेकेंड विभाग होगा, दूसरा विभाग। एक एक वीडियो हम लोगों ने कर लिया है। तो यहाँ पे हम देखे थे कि व्याप्ति के संबंध में निम्नलिखित में कौन से दृष्टिकोण चार्वाक को स्वीकार्य हैं। तो देखिए, व्याप्ति को प्रत्यक्ष से या अनुमान से या साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया जा सकता। व्याप्ति कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय परसेप्शन और इन्फ्रेंस आर टेस्टिमोनी। बाकी व्याप्ति मतलब होता है विशेष संबंध, किसके किसके बीच, हेतु एंड साध्य। हेतु दैट मीन्स मिडल टर्म एंड मेजर टर्म, है ना। व्याप्ति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले किया था उद्योतकर ने, नैयायिक उद्योतकर ने। ये क्वेश्चन फिलहाल कल हो गया था। देखिए नेक्स्ट, which one of the following views regarding समवाय has been propounded by वैशेषिक। समवाय के बारे में निम्नलिखित मतों में से किसका प्रतिपादन वैशेषिक द्वारा किया गया? यस सर, व्याप्ति के बारे में और बता दीजिए ना। कोई कोई व्याप्ति को क्या बोलते हैं? जैसे शंकर बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, ऐसे तरह। और शकल बताया तो था। नहीं तो हाँ, कल बता दिए थे सर। अरे कस्तूरी रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, फिर से आज वही पे टाइम जाएगा ना, इसीलिए सर बोल रहे हैं। आपको केवल इतना याद रखिए कि उद्योतकर ने सबसे पहले व्याप्ति शब्द का प्रयोग किया था, है ना। और एक जयंत ने व्याप्ति के लिए स्मृति नियम शब्द का प्रयोग किया है। ये पूछा गया है इसलिए बता रहे थे, स्मृति नियम। बौद्ध दर्शन में अविनाभाव कहा गया है। अविनाभाव, अविनाभाव में क्या होता है? तादात्म्य कारणता निषेध है। तादात्म्य कारणता निषेध है, ठीक है। अब आइए, तादात्म्य कारणता निषेध है। बौद्ध दर्शन का जो कारणता है वो एक शब्द आता है, जानते हैं उसको? पंचकारणी विधि। पंचकारणी विधि किसकी है? एक होता है पंचकारणी, एक होता है पंचीकरण। पंचीकरण, सब एक होता है त्रिवृत्तीकरण। हाँ मनोज का हाँ, देखिए पंचीकरण ये रामानुज का है। इसमें उपनिषदों में भी मिलता है ना, रामानुज का है, मतलब 5 तत्वों से सब कुछ बना है। त्रिवृत्तीकरण, त्रिवृत्तीकरण सांख्य का है, 3 गुणों से ना। पंचीकरण, पंचीकरण किसका है? ये बौद्ध का है ना। कार्य कारण संबंध है। आइए, सब पंचकगणी। सॉरी, हाँ यस यस, पंचकारणी बौद्ध का है, पंचीकरण रामानुज का है। और ये ये है कौन पंचकरणी जो है? पंचकारणी एक सिद्धांत है जिसमें जानते हैं कि कार्य कारण संबंध कैसे जानना जाता है। इसमें 5 स्टेप होते हैं ना। वो आगे करेंगे क्या बाद में, जब हम लोग राजस्थान का पेपर करेंगे उसमें आया हुआ है। जी सर, जी सर। आइए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, पंचकारणी पंचीकरण से आपको कुछ याद आ रहा है? पंच पंच क्या क्या होता है? ये पंच क्लेश, पंचलब्धि किसका है? देखिए, काफी कुछ मतलब 5 से जो जो चीजें होती है ना। एक होता है पंचलब्धि, ये आपको जानना है किसका है? पंचावयव आप जानते ही हैं ना। और 5 वृत्तियां, पंचक्लेश, पंचभेद, पंचकल्पना। हाँ, पंचकल्पना भी जानते रहना है ना। पंचकल्पना किसका है? 5 तरह की ये बौद्ध का है ना। इसमें क्या आता है? नाम, जाति, गुण, क्रिया, द्रव्य। पंचलब्धि ये जैन का है। क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रयोग लब्धि, करण लब्धि। मतलब आपको ये जानते रहना है कि पंचलब्धि आ जाए तो आपको जैन, ठीक। पंचभेद किसका है? मध्य का है। चलिए, ईश्वर जीव, जीव जीव, ईश्वर जड़, जड़ जड़ और जीव और जड़ के बीच भेद। आइए क्वेश्चन करते हैं। ये बताइए, क्या है कि समवाय के बारे में वैशेषिक द्वारा क्या मान्य है ना। समवाय वियोज्य अस्थायी संबंध है। पढ़िए और बताइए क्या हो सकता है। सर इंग्लिश वाला कहाँ है? तीसरा होगा सर। ये हाँ,
ये इनसेपरेबल तीसरा होगा। रिलेशन सर। समवाय इज इनसेपरेबल रिलेशन, इनसेपरेबल रिलेशन। हाँ, तो तीसरा है ना, समवाय अयोग्य संबंध है। और और संयोग क्या है, वो सेपरेबल रिलेशन है। देखिए पहला क्या है, समवाय इज सेपरेबल एंड ट्रांजिएंट रिलेशन। समवाय वियोज्य संबंध है, तो ये तो गलत हो गया ना, इनसेपरेबल होता है। ट्रांजिएंट मतलब अस्थायी संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्या है, समवाय इज सेपरेबल, ये भी गलत हो गया ना। तो फिलहाल तीसरा सही है, बाकी सब गलत है। ये क्या है, समवाय इज एक्सीडेंटल रिलेशन। समवाय आकस्मिक संबंध है, आकस्मिक संबंध नहीं है, ये नित्य संबंध है, स्थायी संबंध है। तो देखिए अगर आप जानना चाहें तो एक तरफ संयोग लिखिए और एक तरफ समवाय लिखिए, दोनों में क्या क्या डिफरेंट है, क्या क्या है, वो जानते रहिए, वो जान लीजिए। देखिए संयोग जो है ये एक तरह से, एक तरह का गुण है। इसकी गुणों, इसकी गणना किसमें, जो 24 गुण से है ना, उसमें होती है। समवाय क्या है, समवाय ये पदार्थ है, 7 पदार्थ होते हैं ना, तो ये पदार्थ है, एक 7 पदार्थों में एक पदार्थ है, ये क्या है, गुण है। देखिए संयोग दो द्रव्यों के बीच संबंध है, रिलेशन बिटवीन टू द्रव्य, दो द्रव्यों के बीच का संबंध होता है। और समवाय जो होता है वो दो द्रव्यों के बाहर भी संभव है ना, दो द्रव्यों के बाहर भी संबंध हो सकता है समवाय, बाहर भी। ठीक है, समवाय क्या है, संयोग क्या है, युत सिद्ध संबंध है, सेपरेबल रिलेशन है, युत सिद्ध, सेपरेबल। और समवाय युत सिद्ध है, समवाय क्या है, अयुत सिद्ध संबंध है, इनसेपरेबल, अयुत सिद्ध संबंध है। अब आइए, संयोग इसका पृथक अस्तित्व संभव है, सेपरेट एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, पृथक अस्तित्व संभव, पृथक अस्तित्व पॉसिबल है। यहाँ पे पृथक अस्तित्व इम्पॉसिबल है, असंभव है ना। समवाय क्या, संयोग क्या है, स्थायी है, सॉरी अस्थायी है, नॉन इटर्नल है, अनित्य है, अस्थायी है, अस्थायी है और अनित्य संबंध है। समवाय क्या है, स्थायी है, परमानेंट है ना, स्थायी है और नित्य संबंध है, नित्य इटर्नल है। देखिए एक्सीडेंटल नहीं है ना, एक्सीडेंटल ये वाला है संयोग। अब एक बात आप लोग बता दीजिए कि समवाय का ज्ञान वैशेषिक और अवैशेषिक में कैसे होता है और न्याय में कैसे होता है, याद है। वैशेषिक कहते हैं कि समवाय का ज्ञान अनुमान से होता है, और न्यायिक कहते हैं, न्याय दर्शन में न्यायिक कहते हैं कि समवाय का ज्ञान प्रत्यक्ष से होता है। बस जानते रहिए, समवाय एक होता है, अनेक नहीं होता ना। राजस्थान में आया था, 5 नहीं मानना है, एक होता है, समवाय एक है। यस सर। थर्ड, यस। नेक्स्ट, ट्रूथ इज ह्यूमन ट्रूथ अकॉर्डिंग टू होम, सत्य मानवीय सत्य है, हु सेड दिस। क्या होगा, गांधी। गांधी जी सर। हालांकि मैंने सर इसका रविन्द्रनाथ टैगोर लगाया था, गलत हो गया था। हालांकि इसका आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर ही है। हाँ, आपका गलत नहीं हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर क्यों हो सकता है, गांधी जी कहते हैं ट्रूथ इज गॉड, गॉड इज ट्रूथ ना। और टैगोर क्या कहते हैं, टैगोर कहते हैं ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी, सौंदर्य सत्य है, सत्य सौंदर्य है, अपनी बुक क्रिएटिव यूनिटी में, क्रिएटिव यूनिटी में। तो यह इसका आंसर रविंद्रनाथ टैगोर है। देखिए क्यों हो सकता है रविंद्रनाथ टैगोर, टैगोर कहते हैं ट्रूथ इज ह्यूमन ट्रूथ, क्यों कि ट्रूथ इज नॉट समथिंग अब्स्ट्रैक्ट और डिवाइन सेपरेट फ्रॉम ह्यूमैनिटी। सत्य, उनका मानना है सत्य कोई
परलोक या अमूर्त वस्तु नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के अनुभव, चेतना और सृजनशीलता के माध्यम से प्रकट होती है, but rather something that is realized through human experience, consciousness and creativity. इसलिए truth manifests itself in love, beauty, harmony among the beings. It is thus living truth. कनेक्ट है ना। तो इसका मतलब क्या है कि सत्य क्या है, मानवीय सत्य है ना। उनके लिए सत्य का क्या मतलब है, प्रेम, सौंदर्य, मानवता में सामंजस्य का अनुभव। तो इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ही लगाइए। यस सर। कहते हैं सत्य मानवीय होना चाहिए, अन्यथा हम जिसे सत्य कहते हैं वह कभी सत्य कहा ही नहीं जा सकता ना। अपने आप में सत्य नहीं, सत्य को मानवीय होना चाहिए। तो टैगोर। नेक्स्ट, moral evils cannot mar the beauty of universal creation, since it springs from the will of man of fallen angels. It merely of privation बोनी बोलते हैं। Who this? वॉइस क्लियर Who नहीं आ रही। says this? नेटवर्क चेंज कर लिए कोई दूसरा। छत पे चले सर जाओ एक बार। अरे नहीं नहीं, छत पे नहीं, यही ठीक है। बाबा अगस्टाइन सर, बाबा अगस्टाइन। क्या क्या अगस्टैन बोले थे? बाबा। अच्छा, स्टॉप कर दीजिए इसको थोड़ी देर के लिए। पोस्ट ठीक से नहीं आ रही है बिल्कुल भी ना। आया था कि ये अशुभ की समस्या को सबसे पहले किसने उठाया? तो क्या हो, आप जानते हैं कि अशुभ की प्रॉब्लम ऑफ लिविंग को पहली बार किसने इंट्रोड्यूस कराया? ये कराए थे एपिक्यूरस, है ना। कौन? एपिक्यूरस। तो एपिक्यूरस, ये पूछा गया है एपिक्यूरस, है ना। एपिक्यूरस कहते हैं सुख दुख का अभाव है। सुख दुख का अभाव है, यस। तो देखिए, तो इनका जो इन्होंने एक एपिक्यूरियन विरोधाभास दिया, उसको बोलते हैं ना द रिडल ऑफ एपिक्यूरियस, यानी अशुभ की समस्या के संबंध में इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको बोलते हैं द रिडल ऑफ एपिक्यूरियस, एपिक्यूरियन विरोधाभास। ठीक है। और बाकी ह्यूम ने भी अशुभ की समस्या को उठाया था, और ऑगस्टाइन वगैरह तो आप जानते हैं। तो ऑगस्टाइन। आइए, एक है पैराडॉक्स ऑफ ओमनीपोटेंट। ये किसका है? सर्वशक्तिमत्ता का विरोधाभास। अभी अभी हम लोग एक दिन पढ़े थे ना, कोई मैगी नाम से था, याद है? वॉइस क्लियर है कि नहीं? हेलो। यस सर। जी सर, क्लियर है सर। हाँ, एक मैकी है। कौन है? मैकी। सर। उनका है एक हाँ, मैकी है। उनका एक सिद्धांत है, आप उसको जानते रहिए। उसको बोलते हैं सर्वशक्तिमत्ता का विरोधाभास, है ना। इसका मतलब है कि ईश्वर क्या ऐसा नियम बना सकता है जो जिसमें वह खुद भी जो उसके ऊपर भी लागू हो? तो कहेंगे कि यदि बना लेगा तो यानी ईश्वर नियम में बंध गया, और नहीं बना तो ईश्वर सर्वशक्ति। तो इसी को बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ ओमनीपोटेंस, यानी ईश्वर अशुभ की समस्या को क्यों खत्म नहीं कर देता, इसके रेफरेंस से आता है। तो पैराडॉक्स ऑफ ओमनीपोटेंस, सर्वशक्तिमान का विरोधाभास। चलिए फिलहाल इसका ऑगस्टाइन होगा। नेक्स्ट, द टर्म इन्फोस्फियर इज एन आइडिया एसोसिएटेड विद। इन्फोस्फियर नामक किससे संबंधित है? हाँ, हाइडेगर सर, मार्टिन हाइडेगर। नहीं नहीं। फ्लोरिदी।
हाँ देखिए, ये फ्लोरिडी से है ना। ये एक यूएसए के फिलोसफर हैं, इन्होंने फिलॉसफी ऑफ इंफॉर्मेशन पर काम किया है ना। तो इसलिए ये एक टर्म देते हैं इन्फोस्फियर, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें सूचनात्मक जगत को दिखाया गया है ये ना। क्वेश्चन किसी सेट देखिए, में भी आया है सर, अच्छा, सर ये आदमी कहाँ से है, मिला। कौन सा? ये आदमी एक नया फिलॉसफी बना रहा है, फिलॉसफी ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है कस्तूरी, वही है। तो नया आ गया है, हाँ। हाँ Floridi uses the term infosphere to describe the total environment of informational entities, ना, सूचना के बारे में क्या क्या, entire informational ecosystem consisting of all informational agent, their properties, interactions and relations। तो ये क्या करते हैं, सूचनात्मक जगत को दर्शाते हैं जिसमें सभी प्रकार की सूचनाएं, एजेंट और उनके बीच संबंध होता है। तो ये फिलहाल फ्लोरिडी याद रखिए ना। जब एक बार हमने एक ये क्वेश्चन वो इम्पोर्टेंट बनाया, है हाँ, एक बार हमने एक क्योंकि प्रपोजल बनाया था, फिलॉसफी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मिस इंफॉर्मेशन। तो मिस इंफॉर्मेशन, डिस इंफॉर्मेशन, तो इनको ही लेके बनाए थे। और तब तक देखिए क्वेश्चन आ गया अगली बार जो भी। लास्ट यूनिट चलिए, से रिलेटेड है ये। हाँ, अप्लाइड एथिक्स से। चलिए आगे बढ़े, आइए। ये क्या है, वुमेन आर नॉट बॉर्न बट, साइमन केवार। सर वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। साउंड ब्रेक हो रहा है। जी ओके सर, ओके ओके आपकी आवाज ओके। कट रही है। हाँ, थोड़ी देर के लिए वो करिए ना, पॉज करिए। क्या हो जाएगा इसका, सिमोन दी बुआ ना। यस सर। ये मेरी वोल्टन क्राफ्ट की कोई बुक है क्या? और इनका स्टुअर्ट मिल का भी कोई बुक है, मुझे लगता है ना। यस सर। कौन सी है, याद आ रहे हैं? नहीं याद आ रहा है। ओ, मेरी वोल्टन क्राफ्ट की बुक है, द विंडी, हाँ, द विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, याद रखना है, द विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन। ये कौन से नारीवादी हैं? उदारवादी हैं, लिबरल फेमिनिस्ट हैं। सिमोन दी बुआ कैसी हैं? ये सेल। रेडिकल फेमिनिस्ट, हाँ, रेडिकल फेमिनिस्ट। और सिमोन दी बुआ के साथ साथ है केट मिलेट, केट मिलेट जिनकी बुक है सेक्सुअल पॉलिटिक्स। तो केट मिलेट भी क्या है, रेडिकल फेमिनिस्ट हैं, ओके। CATE, केट, हाँ, केट मिलेट। और ये जॉन स्टुअर्ट मिल, इनकी बुक का नाम है द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन। तो याद रखिए। सर ये कौन सा फेमिनिस्ट? आई थिंक ये भी लिबरल ही होंगे, देख लीजिएगा ये खुद से। यस ओके, सर। which method of causal analysis is not eliminative in nature? कौन सा अपनी प्रकृति में एलिमिनेटिव नहीं है, कौन सा विलोपन प्रकृति का नहीं है? क्या हो सकता है? और सर मेथड ऑफ कमिंग क्या है? हाँ, मेथड ऑफ कॉन्कमिटेंट वेरिएशन, सह परिवर्तन की विधि, सहचारी परिवर्तन की विधि। इसमें विलोपन नहीं होता। देखिए, मेथड ऑफ एग्रीमेंट जो होता है, इसमें एग्रीमेंट इसको बोलते हैं अन्वय विधि ना।
ये क्या होती है, कारण से कार्य की तरफ और कार्य से कारण की तरफ, दोनों तरफ जाती है। इसको बोलते हैं निरीक्षण की विधि ना, क्या, निरीक्षण की विधि। जैसे इसमें क्या होता है कि कोई एग्जांपल लें ना, तो आप इसका एग्जांपल जानते होंगे ना, क्या जानते हैं, इसमें दो या दो से अधिक उदाहरण लेते हैं जिसमें एक घटना सभी में रहती है, और जो सभी में रहती है उसी को सबका कारण मान लिया जाता है, मानी सबको रिड्यूस कर दिया जाता है, बाकी सबको एलिमिनेट कर दिया जाता है ना। तो इसमें एलिमिनेशन की प्रकृति है। समझ गए कैसे है, या फिर करके बताएं पहले वाले में, करें। जैसे करिए। देखिए, अ, हाँ, जैसे ये है कॉज, ये ये कॉज है, और ये है इफेक्ट है, ठीक है, इफेक्ट। चलिए बताइए, हम कह दें कि ये कॉज क्या आ रहा है, मान लीजिए कॉज ए है, ए, और यहाँ पे है बी सी डी, ठीक है। कुछ इफेक्ट नहीं, इस तरह से लेते हैं। ये है कोई परिस्थिति, पूर्व परिस्थिति ना, पूर्व परिस्थिति, और ये कोई कंडीशन है, एक सेकंड बताती हूँ। ये कोई कंडीशन है, और ये है परिस्थितियां, और ये है घटना, कोई इवेंट हो जाता है। मान लीजिए कि आपने एक दिन क्या खाया, चावल और रोटी ना, चावल रोटी, थोड़ी इसको ऊपर वाला, चावल रोटी, और आप बीमार पड़ गए ना, बीमार पड़ गए। दूसरे लोगों ने रोटी और सलाद खाया तो वो भी बीमार पड़ गए, ठीक है, तो वो भी बीमार पड़ गए। तो अगर हम कहें खाने की वजह से बीमार हैं, तो ऐसी कौन सी चीज है जिसको खाने से बीमार हो रहे हैं, तो दोनों कौन खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, देखिए रोटी यहाँ भी थी, रोटी यहाँ भी, तो इसका मतलब रोटी खाने में से बीमार हुए क्यों, नहीं। यस सर। हाँ, तो बाकी का हम एलिमिनेशन कर दिए, चावल को हटा दिए, है ना, तो ये एलिमिनेशन प्रकृति की है। तो इसमें क्या होता है, होता है जो पूर्ववर्ती अवस्था कार्य को हानि पहुंचाए बिना छोड़ी जा सकती है, वह कारण का अंश नहीं हो सकती। मतलब इसमें से अगर हम चावल को हटा दें तो तो यहाँ बीमारी से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना, क्योंकि रोटी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो रोटी की वजह से बीमार हो रहे हैं। तो इसमें होता है वट एवर अटेंसेंडेंट कैन नॉट बी लेफ्ट आउट विदाउट प्रेजुडिस टू द इफेक्ट कैन बी नो पार्ट ऑफ द काज, वो काज नहीं हो सकता है ना, जिसको हटाया जा सकता है वो काज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे चावल कारण नहीं है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। अब इसके बारे में जानते रहिए कि ये अनुसंधान की विधि है, निरीक्षण की विधि है। इसमें जो हम लोगों ने पढ़ा है न्याय में पूर्ववत शेषवत, इसमें दोनों होता है, ये कारण से कार्य और कारण से कार्य से कारण, इसमें दोनों होता है, ठीक है, ये आपको जानते रहना है। आगे बढ़े, पूर्ववत और शेषवत दोनों होता है इसमें, ये दोनों तरफ चलती है, कार्य से कारण की तरफ भी और कारण से कार्य की तरफ भी, ठीक। पहला कुछ क्लियर हुआ। यस सर। अब आइए मेथड ऑफ डिफरेंस, इसको बोलते हैं व्यतिरेक की विधि ना, ये प्रयोग की विधि है, क्या है, प्रयोग की विधि है। इसमें क्या होता है, इसमें इसको हम न्याय दर्शन के पूर्ववत अनुमान की तरह देख सकते हैं, है ना। तो जैसे इसमें कहते हैं कि एक गांव में चोरी बंद हो गई ना, एक गांव में एक मनुष्य चला गया, तो चोरी भी बंद हो गई, तो सब अनुमान लगाएंगे कि वही चोर होगा, तो इसमें भी एलिमिनेशन आ रहा है ना, तो इसलिए भी इसमें भी एलिमिनेशन हो जाएगा। और मेथड ऑफ रेजिड्यूस, इसको इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अवशेष परिवर्तन की विधि। इसमें दो होता है, एक डायरेक्ट वेरिएशन, एक इनडायरेक्ट वेरिएशन, अनुलोम परिवर्तन और प्रतिलोम परिवर्तन। ओ, आंसर यही है ना, इसमें विलोपन नहीं होता, चौथा वाला नहीं, नहीं क्या, सॉरी, एक सेकंड रुकिए, सहचारी परिवर्तन की विधि, आंसर कौन सा है, फोर्थ ही है, तीसरा नहीं।
क्या आंसर दिया है किसकी? ये आप ना अगर सर की बुक में पढ़ना चाहें तो पेज नंबर 378 पे है, देख लीजिएगा, है ना। वो लास्ट में जो मील वाला दिया है वो है कैसे? हाँ, मिल की विधियां, मिल की 5 विधियां हैं, प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ मिल। हाँ, वही है, इसका आंसर 4th ही दिया है। हाँ, सह परिवर्तन की विधि, ये नहीं, ये इसमें विलोपन नहीं होता, बाकी सब में होता है। ये विलोपन की विधि नहीं है, लास्ट लास्ट वाला आंसर है, ठीक है, एकदम सही है लास्ट वाला। और तीसरा वाला आंसर, तीसरा वाला रिड्यूस में अवशेष परिवर्तन की विधि में इसमें विलोपन होता है। कैसे होता है, बता रहे हैं कैसे होता है। देखिए, अवशेष परिवर्तन में एक उदाहरण लिया जाता है, जैसे मान लीजिए कि एक गन्ने से भरी गाड़ी, एक गाड़ी है, उस नहीं, हम उसको गन्ने का वेट करना है। जो गाड़ी है, जो ट्रक है, उसको हमको देखना है कि ये कितने टन की है, उसमें गन्ना रखा हुआ है। तो एक बार गन्ने के साथ इसका वेट कर लिया गया, फिर गन्ना हटा के वेट कर लिया गया, तो किसका पता चला गया, गन्ने का पता चल गया ना। ऐसे मतलब किसी एक को रिड्यूस कर देंगे तो वो हो जाएगा, मतलब इसमें भी एलिमिनेशन है। क्यों? तो लास्ट वाला आंसर एकदम सही है, ठीक है। कुछ समझ नहीं आया तो फिर से बता दें, या हो जाएगा तो ठीक। चलिए देख ये लीजिए। आगे देखिए। 4th नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू इकबाल? इकबाल के अनुसार कौन सा सही नहीं है? क्या होगा? क्रिएशन एंड गॉड और ईगो नेचर, reconstruction of Islamic truth, introspection of immediacy, Islam believes in polytheism। क्या हो सकता है? यही लास्ट वाला। फोर्थ सर, पॉलीथिज्म। हाँ, यही नहीं होगा ना। इसमें कहा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ऐसे करके। इसमें देखिए, इसका मतलब है अल्लाह के सिवाय कोई दूसरा पूज्य नहीं है, और मोहम्मद उसके रसूल हैं। रसूल मतलब दूत हैं। तो ये अनेकेश्वरवाद में विश्वास नहीं करता। अंतर्भौतिक इमीडिएट, ये किससे संबंधित है? ये अंतः प्रज्ञा, इंट्यूशन, और इनकी बुक है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक ट्रूथ, ऐसे करके ना। सृष्टि और ईश्वर अहम प्रकृति के हैं, ईगो नेचर हैं, बिल्कुल ठीक है। देखिए, जो गॉड है वो सुप्रीम ईगो है, गॉड को सुप्रीम ईगो कहते हैं, और जो ह्यूमन सोल है वो ईगो है। यस, गॉड सुप्रीम ईगो है। सर तो 4th नहीं है। हाँ, लास्ट ऑप्शन गलत है, मीन्स क्यों? पॉलीथिज्म नहीं है तो क्या, कौन? मोनोथिज्म। मोनोथिज्म। हाँ हाँ, मोनोथिज्म, ठीक। हाँ। ये देखिए, सम जर्मन शेफर्ड आर नॉट गुड हंटर्स, ये कैसे होगा? कर लेंगे? कौन सा आंसर है देखिए तो। छोड़ दें इसको, तीसरा है, हाँ, फैल्सी ऑफ इलिसिट माइनर। देखिए, नो जेंटल डॉग्स आर गुड, ये ई है, ई में दोनों डिस्ट्रीब्यूट होता है, जेंटल डॉग्स और गुड हंटर्स। और ये ए है, ए में कौन? ऑल जर्मन शेफर्ड्स, जर्मन शेफर्ड डिस्ट्रीब्यूट है। और यहाँ आई है, नहीं ओ है, ओ में ओनली सेकेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है, गुड हंटर्स। देखिए, यहाँ जेंटल डॉग्स है, जेंटल डॉग्स जो प्रेमिस है सेकेंड वाली उसमें है ना, और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। यानी माइनर टर्म कंक्लूजन में व्याप्त है और आधार वाक्य में व्याप्त नहीं है, इसलिए अव्याप्त पक्षपद का दोष हो जाएगा, है ना। यस सर। जी सर। 3rd होगा। नेक्स्ट देखिए, इन ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन द सुपर अल्टर्न ऑफ द प्रोपोजिशन सम साइंटिस्ट आर मैथमेटिशियन। अच्छा, सब अल्टर्न बताना है। देखिए क्या होगा, सम साइंटिस्ट आर मैथमेटिशियन। सर ऑल, सेकंड ऑप्शन सर, ऑल साइंटिस्ट आर मैथमेटिशियन। सेकेंड, यस। हाँ, ये देखिए ए एंड आई में ना ये सब अल्टर्न होते हैं।
तो ये इसका सबल्टर्न ए हो जाएगा, है ना। ए आई और ई का अगर कुछ ई और ओ में रिलेशन होते हैं तो इसका सेकेंड हो जाएगा। सबल्टर्न मतलब उपाश्रयण संबंध। तो कुछ वैज्ञानिक गणितज्ञ हैं, इसका उपाश्रयण क्या है, सभी वैज्ञानिक गणितज्ञ हैं। ये उपाश्रित है और ये उपाश्रयण है, ये उपाश्रयण है और आई क्या होता है, ये उपाश्रित है, ये आश्रित है ना, डिपेंडेंट है। आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिलीवर इन लॉ एज कमांड। लॉ एज कमांड में कौन बिलीव करता है? ऑस्टिन सर, जेल ऑस्टिन। ऑस्टिन, हाँ ये ऑस्टिन हो जाएंगे। वो बॉस्टन। क्या आदित्य? सर इसमें कभी कभी सर HLA हार्ट का भी लॉ से कनेक्शन देखा गया है, यूटोपिया इन सब का, है ना। हाँ ये तो है। देखिए क्या हो ना, ये लॉ का डिवीजन यदि करते हैं कौन, ऑस्टिन। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ अगर आप करिए, इनके ये इन्होंने किया है क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। तो इसमें इन्होंने बताया कि दो तरह से है। एक होता है लॉ प्रॉपर्टी सो कॉल्ड, लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड, एक होता है लॉ लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। मतलब जो एक प्रॉपर नियम होते हैं ना, प्रॉपरली, और होता है इम्प्रॉपरली। इसमें जो प्रॉपरली नियम होते हैं, इसमें दो तरह के नियम होते हैं ना। जैसे ये इसमें इम्प्रॉपरली में मतलब जो संस्कृति आ जाती है ना, वो सारी चीजें, कुछ ऐसी चीजें होती है जो नियम में नहीं होती लेकिन उसको किया जाता है। जैसे कोई जनरल, कोई सेना में है ना, कोई ब्रिगेडियर है, तो उसको सैल्यूट, उसको जो सुविधाएं मतलब कोई रिस्पेक्ट उसको मिलेगा, कोई ऑनर मिलेगा, तो उसकी पत्नी भी साथ में रहेगी ना, उसको भी उतना ही मिलता है। कोई नियम नहीं है, परंपरा है। तो ये इम्प्रॉपरली दूसरा हो जाता है। प्रॉपरली में क्या होता है, लॉज ऑफ गॉड, कुछ ईश्वरीय नियम होते हैं। और एक है ह्यूमंस लॉ, ह्यूमंस लॉ जो मनुष्य बनाता है। और ह्यूमंस लॉ में इन्होंने बताया कि एक पॉजिटिव लॉ होता है, क्या, पॉजिटिव लॉ, और एक होता है अदर्स लॉ ना। तो पॉजिटिव लॉ में इन्होंने चार चीजें बताई, क्या क्या। एक बताया सॉवरेन यानी संप्रभुता, सॉवरेन। एक बताया कमांड, कमांड। एक बताया सैंक्शन, सैंक्शन दबाव। एक बताया ड्यूटी। तो आप समझिए कि लॉ एज कमांड, तो लॉ एज सोवरेन भी है, कमांड भी है, सैंक्शंस भी है और ड्यूटी भी है। तो इसलिए ऑस्टिन लगाइए, पहला भी हो अगर कहीं मिले तो बताइएगा, मतलब, है ना। जी इनका सर। लीगल फिलोसफी का नाम आता है ना। क्या दोष? हर्ट का जो मेन काम है वो लीगल फिलोसफी में है, तो ये हाँ जुडिशरी वाले इनको ज्यादा पढ़ते हैं। हाँ वही। तो ये देखिए यही है, ये बोलते हैं ऑस्टिन, ये सोशल पॉलिटिकल में आएगा। इनके अकॉर्डिंग बोलते हैं कानून शासक का आदेश है, सॉवरेन का आदेश है, और जिसको दंड द्वारा लागू किया जाता है ना। ये और ये बताते हैं कि कानून नैतिकता या धर्म से नहीं आता, है ना। और यह है क्या है, शासक का आदेश है, सॉवरेन का संप्रभुता का आदेश है। तो ये ऑस्टिन लगाइए इसको फिलहाल। आइए, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू कामंदक। कामंदक के अनुसार कौन सही नहीं है? इसमें क्या होगा, मंत्र शक्ति, प्रभाव शक्ति, उत्साह शक्ति, दैवी शक्ति। दैवी शक्ति नहीं है। मंत्र शक्ति मतलब क्या होता है, देखिए ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू कामंदक, ये क्या है, नीति शास्त्र के लेखक है ना, बोलते हैं कि 3 काइंड्स ऑफ शक्ति, राजा में 3 तरह की शक्ति, 3 तरह की शक्ति राज्य में होती है, राजा में होनी चाहिए। एक है मंत्र शक्ति। मंत्र शक्ति मतलब होता है पावर या विजडम, इंटेलेक्चुअल पावर, इसको बोलते हैं कूटनीति। उसके पास कूटनीति होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल पावर। यस, प्रभाव शक्ति, इसमें क्या होता है, मिलिट्री आती है, ये सैन्य बल आता है, और आर्थिक स्थिति, मतलब ये दोनों उसका
मजबूत होना चाहिए। पावर और माइट और मटेरियल रिसोर्सेज मिलिट्री और इकोनॉमिक आता है, ये सैन्य और आर्थिक बल। उत्साह शक्ति उसका नेतृत्व शक्ति है राजा की, नेतृत्व शक्ति। इसमें पावर ऑफ एनर्जी, एंथुसियाज्म एंड पर्सनल एफर्ट, उसका खुद का प्रभाव है। तो इसमें 3 होता है, दैवी शक्ति नहीं है। ठीक, ये है कूटनीति और ये है सैन्य और आर्थिक शक्ति और इसकी राजा की नेतृत्व शक्ति है, उसका उत्साह। तो ये हो जाएगा आंसर, 4th हो जाएगा। ठीक, दैवी शक्ति नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नोन एज लिबरलिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय, देखिए उदारवाद के नाम से जानी जाने वाली राजनीतिक विचारधारा की लाक्षणिक विशेषता निम्न है, क्या है? सर इक्वलिटी एंड फ्रीडम। हाँ, इंडिविजुअलिटी पहला, इंडिविजुअलिटी एंड फ्रीडम, है ना। देखिए लिबरलिज्म मतलब इंडिविजुअलिटी प्लस फ्रीडम अगर कर लीजिए तो ये होता है लिबरलिज्म, है ना। उदारवाद, इंडिविजुअलिटी वैयक्तिकता और स्वतंत्रता, ये दोनों चीजें होनी चाहिए लिबरलिज्म में। इंडिविजुअलिटी मतलब क्या होता है? ये होता है द बिलीफ दैट एवरी पर्सन इज यूनिक, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है। एंड पोसेसेज इनहेरेंट वर्थ, सोसाइटी शुड रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट, समाज को व्यक्ति की या राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए ना। तो ये इंडिविजुअलिटी हो गया। फ्रीडम क्या है? द बिलीफ इन पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, थॉट, रिलीजन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, व्यक्ति की सोचने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, ये सारी है ना, ये फ्रीडम में आएगा। तो लिबरलिज्म मीन्स होता है कि मिनिमम स्टेट, राज्य का कम से कम हस्तक्षेप रहे। तो यहाँ इंडिविजुअलिटी हो और फ्रीडम है ना, पहला हो जाएगा। समानता की बात नहीं करेंगे, समूहवाद की बात नहीं करेंगे ना, ये कलेक्टिविज्म, इक्वलिटी, ये इक्वलिटी की बात समाजवाद में आएगी, लिबरलिज्म में नहीं आएगी। कलेक्टिविज्म, ये कलेक्टिविज्म समूहवाद जो है ये कम्युनिज्म में आएगा। ये देखिए, ये समाजवाद में आएगा और ये साम्यवाद में आएगा, है ना। तो इसलिए उदारवाद ये का होगा नहीं। कॉन्सेप्ट ही यही है कि हम अपने साथ साथ दूसरों की भी आजादी और उनके जो कृत्य हैं उनका भी सम्मान करें। यानी कहने का मतलब कि अगर हम कोई चीज कर रहे हैं तो हमें उसकी आजादी होनी चाहिए और जो दूसरा कर रहा है हमें उसके प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए और उसका भी सम्मान करना चाहिए। ये लिबरल है, ये उदार होना हाँ, है। ये धर्म में हमें बहुत देखना चाहिए ये चीज कि अगर कोई अपने बिलीव्स को प्रैक्टिस कर रहा है और हम अपने बिलीफ को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जितना अच्छा हम अपने बिलीफ को मान रहे हैं उतना अच्छा ही हम दूसरे के बिलीफ को भी माने, उसके प्रैक्टिसेस को माने। और स्वामी विवेकानंद इसीलिए कहते हैं कि इसी बेसिस पर सार्वभौमिक जो धर्म है उसकी स्थापना हो सकती है। बहुत बढ़िया। सर तो लास्ट आइए, उसको बता दीजिए। लास्ट में यही ना, इक्वेलिटी आ गया, इसीलिए तो गलत। इक्वेलिटी कहाँ पे होगी? ये सोशलिज्म में होगी, समाजवाद में होगी ना। ठीक, सर सेकंड कम्युनिज्म। हाँ, कलेक्टिविज्म जो है वो कम्युनिज्म में, साम्यवाद में आएगा ना। सब लोग सामूहिक बन के रहेंगे, मतलब साथ साथ कोई कार्य करते हैं, है ना, समूह में रहते हैं ऐसे करके। ये देखिए, who has asserted that region dictate that there should be a state of peace and that every man should seek after peace। किसने कहा, किसने यह आग्रह किया कि तर्क बुद्धि का यह आदेश है कि शांति की एक अवस्था होनी चाहिए और हर व्यक्ति को शांति की तलाश करनी चाहिए? हॉब्स सर। कांट हॉब्स हो बाबा जाएंगे, सर। नहीं हॉब्स हैं। हाँ, सर रीजन और इसमें तो देखिए, हॉब्स इनकी बुक का क्या नाम है? लेवियाथन ना। ये कहते हैं कि शुरू शुरू में हर व्यक्ति क्या था? हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति का दुश्मन था। वार ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन, प्रत्येक का प्रत्येक से लड़ाई होती थी, है ना। तो इसमें बोलते हैं इन द स्टेट ऑफ नेचर ह्यूमंस लिव इन अ कंडीशन ऑफ कांस्टेंट फियर एंड कॉन्फ्लिक्ट।
तो पहले क्या है, संघर्ष की अवस्था थी और सब अस्त व्यस्त था। तो इन्होंने कहा, कौन, हॉब्स कहते हैं कि देखिए हमारी बुद्धि तब मतलब सबके दिमाग में ऐसा आया कि शांति की अवस्था होनी चाहिए, मतलब ये ठीक नहीं है ना। तो इसलिए रीजन डिक्टेट दैट मैन, मतलब रीजन, बुद्धि आदेश देती है, रीजन डिक्टेट दैट मैन शुड सीक, मनुष्य को खोजना चाहिए पीस, एंड दिस लीड्स टू द इंफॉर्मेशन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मनुष्य को शांति खोजनी चाहिए। और इसकी परिणति किसमें हुई, इसकी परिणति हुई सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौते में। और फिर क्या बना, सिविल, एक राज्य बना जो इंश्योर करेगा पीस एंड सिक्योरिटी को। तो पहले अशांति की अवस्था थी, तो बुद्धि मतलब ये विचार आया कि ऐसी अवस्था होनी चाहिए इसमें शांति हो, सिक्योरिटी हो, तो वो बुद्धि आदेश देती है ना, तो इसलिए हॉब्स हो गए। सर इसका चैट जीटीपी में जीपीटी में तो कांट दिखा रहा है। चैट जीपीटी कहिए कि तुमको नहीं आता। सर इसमें वो कह रहा है कि इमैनुअल कांट हैज एज ए परसेप्चुअल परसीव फिलोसॉफिकल स्केच 1995 रीजन डिमांड ए स्टेट ऑफ पीस। चैट जीपीटी अभी अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि आपके क्वेश्चन सही बता दे, या हुआ होगा तो नहीं जानते ना। ठीक सही है, बात। आप जिस क्वेश्चन पे बहुत श्योर रहिए वो क्वेश्चन पूछिएगा ना कि हाँ ये इसका यही होगा, फिर उससे पूछ के बताइए। आइए, who maintains that the nature of social contract indicate the absolute monarchy is inconsistent with the civil society। किसका मत है कि सामाजिक अनुबंध की प्रकृति यह संकेत करती है कि पूर्ण राजतंत्र समाज, नागरिक समाज के साथ असंगत है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो होना है लेकिन टोटली मोनार्की नहीं होना चाहिए ना, ये लॉक हो जाएंगे। सर ये सब कहाँ से पढ़ना है? ये सब सोशल पॉलिटिकल का पार्ट है। हाँ बुक तो बताओ, जैसे और सबसे बता देते हैं पेज नंबर, वही से देखो। पेज नंबर इसमें नहीं बताते। ये ओपी गावा हाई स्कूल के पीछे पड़ा। हाँ ओपी गाबा में मिल जाएगा। हाँ ओपी गाबा पढ़ो ना। इसमें पेज नंबर हमको नहीं पता होता कस्तूरी। हाँ ओपी गावा पॉलिटिकल स्टूडेंट्स की तरह इतना बड़ा बुक पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन, इसीलिए जब क्लास हो ना सोशल पॉलिटिकल की तो आपको कलेक्ट रखना चाहिए। जब मैम सर कराए हैं, गरिमा मैम करा रही थी, डॉक्टर अनीता मैम करा रही थी ना, तो ये सब डिस्कस करना चाहिए। वो पढ़ाए होंगे, वीडियो पढ़ा है, जाके देख लेना, लॉक का है ना, रिकॉर्डिंग है, सुन लेना अनीता मैम की। यस, आइए देखिए, इंडिविजुअल कैन नॉट अटेन द गुड इन आइसोलेशन। क्या है, व्यक्ति केवल समाज में रहकर ही शुभ की उपलब्धि कर सकता है, अलग रहकर नहीं। राज्य का मिशन सद्गुणों और प्रसन्नता का संवर्धन करना है। द मिशन ऑफ द स्टेट टू प्रमोट वर्च्यू एंड हैप्पीनेस। अरिस्टोटल क्या? अरिस्टोटल। देखिए हाँ अरिस्टोटल, अरिस्टोटल तो ये कहते हैं ना कि व्यक्ति अकेले नहीं रहता है, यदि अकेले रहता है तो या तो वो जानवर है या तो फिर देवता है, ऐसा है ना। सर इसका प्लेटो है क्या? इसका प्लेटो होगा। मिशन ऑफ स्टेट वर्च्यू ऑफ हाँ हैप्पीनेस। जी सर। कि यहाँ, हाँ ये प्लेटो होगा। प्लेटो कहते हैं अपनी कौन सी बुक, डेमोक्रेटिक में, डेमोक्रेटिक में कहते हैं कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह व्यक्ति को अपने कार्यों से यह अनुभव कराए क्या, कि वह राज्य रूपी शरीर का अंग है। जो ह्यूमंस है वो पार्ट है, राज्य का एक हिस्सा है, अंग है। और राज्य के सुख दुख उसके अपने सुख दुख हैं। राज्य का पेन एंड प्लेजर वो व्यक्ति का खुद का भी है। तो ये प्लेटो है। एक जगह हम देख रहे थे कि ये लाइन प्लेटो में पेज नंबर 177 पे लिखी है, रेफरेंस में लिखा था कहीं पे, तो आप चाहें तो देखिएगा ना। प्लेटो की बुक डेमोक्रेटिक में पेज नंबर 177 पीडीएफ ग्रुप में है। तो यहाँ प्लेटो देखिए, फ्रॉम एनी
true substitution instance of a propositional function, we may infer we may validly infer the existential quantification of that propositional function. This effect comes from which quantification rule? ये क्या हो सकता है इसका? हिंदी में देख लीजिए. इजी सर. हाँ, इसका फोर्थ आंसर होगा, इजी होगा. आज से क्वांटिफिकेशन की क्लास शुरू हो रही है. आज जिनकी क्लास छूट जाएगी वो फिर से नहीं समझाएगी, तो करिएगा इजी. अब जिनको बिल्कुल नहीं आता अब उनको बताएं कैसे करेंगे आप. कैसे कैसे बता दीजिए. हाँ भाई, वही बताने वाले हैं. देखिए, पूछ रहा है, कह रहा है फ्रॉम एनी टू सब्सटीट्यूशन इंस्टेंस. आपको सब्सटीट्यूशन इंस्टेंस की तरफ से जाना है ना. देखिए, दो तरफ से होता है. एक होता है इंस्टेंस और एक होता है जनरलाइजेशन ना. इंस्टेंस यानी उदाहरण. इंस्टेंस मतलब होता है दृष्टांतीकरण. हाँ, इंस्टेंसिएशन इसका मतलब होता है दृष्टांतीकरण. दृष्टांतीकरण मतलब एक एग्जिस्टेंशलिज्म ना. मतलब ये अस्तित्व की. और एक होता है, ओ यहाँ पे लिखिए ना, इंस्टेंस. हाँ, एग्जिस्टेंशलिज्म. ओके, ठीक. एक होता है इंस्टेंसिएशन. से से हमको किधर जाना होता है, जनरल नहीं. तो एक मिनट, हम कैसे सोच के थे. प्रतिस्थापन उदाहरण से. हाँ, एक होता है, सुनिए, प्रतिस्थापन उदाहरण इसको बोलते हैं इंस्टेंसिएशन. और एक होता है सामान्यीकरण ना. समझिएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा. सामान्यीकरण. तो ये क्या कह रहा है, इंस्टेंसिएशन की तरफ से ना, तर्कवाकी फलन के किस प्रतिस्थापन उदाहरण से, मतलब प्रतिस्थापन उदाहरण दिया है, प्रतिस्थापन उदाहरण से हमको जाना है, तो जनरलाइजेशन की तरफ जाएंगे ना. क्यों? यस सर. इतना क्लियर. देखिए, जनरलाइजेशन की तरफ जाएंगे तो जनरलाइजेशन दो में है, एक दूसरे में, एक फोर्थ में. दृष्टांतीकरण तो होगा नहीं ना. इंग्लिश में क्या लिखा है, देखिए, फ्रॉम एनी टू सब्सटीट्यूशन इंस्टेंस. आपके पास सब्सटीट्यूशन इंस्टेंस है, इसकी तरफ से जाना है, तो हमको जनरलाइजेशन की तरफ ही जाना है, सामान्यीकरण की तरफ जाना है. तो या तो दो होगा या तो फोर्थ होगा. फिर आगे लिखिए, आगे बोल रहा है वी मे वैलिडली इन्फर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन. तो हमें क्या करना है, अस्तित्व मूलक परिमाण निकालना है. तो दृष्टांत, एक तो सामान्यीकरण पहले ही जान गए. कौन सा सामान्यीकरण, अस्तित्व मूलक सामान्यीकरण. तो अस्तित्व मूलक सामान्यीकरण आंसर लगा दीजिए, है ना. इंग्लिश दिखाए. ये रहा. हाँ, फ्रॉम एनी ट्रू सब्सटीट्यूशन इंस्टेंसेस ऑफ ए प्रोपोजिशनल फंक्शन. हिंदी में तो लिखा है यहाँ से वहीं तक जाएंगे. इसमें आपको हाँ, कैसे पता चलेगा? क्या क्या कैसे पता चला. हिंदी में अच्छा लास्ट को है ना, तो आपको पता लगेगा हाँ कि इंस्टेंसेशन दिया है, आपको जनरलाइजेशन तरह जाना है. इंग्लिश में आपको हाँ. कैसे पता चलेगा? इंग्लिश में हमको ऐसे पता चला कि हमको बोलना है कि हम दिल्ली से इलाहाबाद दो ही जगह जाते हैं, तो हम ऐसे लिख देते हैं, फ्रॉम फ्रॉम दिल्ली टू. फ्रॉम मतलब दिल्ली से जाना है, कहाँ जाना है, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, समझ गए. प्रयागराज ना. तो यही तो कह रहा है, फ्रॉम एनी टू सब्सटीट्यूशन इंस्टेंस. आपके पास सब्सटीट्यूशन इंस्टेंस है पहले से, तो जनरलाइजेशन की तरफ ही जाएंगे ना. तो जनरलाइजेशन लगा दीजिए, जहां भी हो खोज लीजिए. और कौन सा जनरलाइजेशन, एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन. तो लो, फोर्थ हो गया. क्यों? ये सर होगा. ऐसे ही करना है. यदि यहाँ पे दिया रहे प्रतिस्थापन उदाहरण या सामान्यीकरण से, तो आपको आंसर लगाना है दृष्टांतीकरण की तरफ जाएंगे, तो दृष्टांतीकरण लगाना है. यस, यस. किरत समझ आ गया. हाँ. ना आए तो बता दें. आइए, यह दृष्टिकोण किसका है, विस्तार और रंग आदि रूप केवल किसी अन्य मन में अस्तित्वमान रह सकता है, और इंद्रियों के विषय कुछ और नहीं है बल्कि सीमित संवेदन है, जो एक ठोस अभिबंध के साथ मिश्रित हैं. पढ़िए इंग्लिश, देखिए.
द आर्किटाइप ऑफ एक्सटेंशन एंड कलर कैन एग्जिस्ट ओनली इन द अदर माइंड, वो किसी के दिमाग में ही रहता है। तो लॉक तो कहते हैं कि हाँ बार्कले बार्कले होगा सर। वही, हाँ बर्कले होगा, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म ना। फिर कह रहे हैं एंड ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस आर नथिंग, कुछ नहीं है बट सेंसेशन कंबाइंड बिलोंग टुगेदर इन अ कॉन्क्रीट नेक्सस, ये बर्कले होगा, है ना। सर किसी के ऐसे मन में ही सब कुछ रहता क्या ना वसुबंधु का है। वसुबंधु का भी ऐसे ही होता है, वो कहते हैं कि नीला रंग और नीले रंग में कोई डिफरेंट नहीं है ना। हाँ सर। नीला रंग और नीले रंग के ज्ञान में, ब्लू कलर एंड नॉलेज ऑफ नॉलेज ब्लू कलर बोथ आर नॉट डिफरेंट। उनका भी इसी तरह का है। दिग्नांक का है कि अनुमान और अनुमिति में डिफरेंट नहीं है। दिग्नांक कहते हैं अनुमान, यानी कि अनुमान मतलब, और अनुमिति, अनुमिति मतलब अनुमान से प्राप्त ज्ञान ना, वही एक ही तो बात हुई। अनुमान, अनुमिति मतलब अनुमान से प्राप्त ज्ञान है यानी नॉलेज, यस। और अनुमान दोनों में डिफरेंट नहीं है, ये कौन कहते हैं, दिग्नांक। ये राजस्थान में नहीं है, तो यहाँ बर्कले हो जाएगा। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कन्वर्जन ऑफ द प्रोपोजिशन। कन्वर्जन बताइए, ई का कन्वर्जन किस में होगा? ई से होगा। नो आइडियलिस्ट और पॉलिटिशियन। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, हाँ सर। हाँ ए ई आई ओ, ई का, हाँ ई का ई में ही कन्वर्जन होता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज हो जाता है। तो नो आइडियलिस्ट आर पॉलिटिशियंस, यस गुड, कोई आदर्शवादी राजनीतिज्ञ नहीं है, बहुत अच्छे। इसका सेकंड होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू एस राधाकृष्णन। राधाकृष्णन के अकॉर्डिंग कौन सा सही नहीं है, आपको तो ये खुद बताना है ना। अल्टीमेट रियलिटी इज एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट रियलिटी इज प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर फ्रीडम, एब्सोल्यूट इज पर्सनल गॉड। लास्ट होगा सर एब्सोल्यूट। पर्सनल गॉड नहीं है सर। एब्सोल्यूट पर्सनल गॉड नहीं है, तो कहते हैं एब्सोल्यूट क्या है, प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर फ्रीडम एंड इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी ना। हाँ यस सर। पर्सनल गॉड पर्सनल कौन गॉड, बोलता है? ये भी कोई बोलता है। ये कौन बोलता है? अभी कल बात हो रही थी कि विवेकानंद कहते हैं कि पैंथिज्म को मानते हैं बट ईश्वर को पर्सनल गॉड भी मानते हैं हाँ 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 ना। हाँ। ओके, अकॉर्डिंग टू कांट which of the following accompanied by an appropriate degree of happiness for perfectly good universe। ओ देखिए, कांट के अनुसार कौन सा पूर्णतः शुभ ब्रह्मांड के लिए प्रसन्नता की उपयुक्त मात्रा से युक्त होगा? गुडविल। गुडविल होता है ना, गुडविल ही एक ऐसा है जो अपने आप में शुभ है ना, गुडविल, सदिच्छा। गुडविल ही सर फ्री विल है ना। नहीं नहीं, फ्री विल अलग है, गुडविल अलग है। गुडविल ये है कि आप आपकी इच्छा गुड है ना, और फ्री विल क्या है, वो एक वो जैसे फ्री विल ना रहे ना तो व्यक्ति गुडविल कर ही ना पाए, क्योंकि पहले से ही जब फिक्स है उसके पास फ्रीडम ऑफ विल अगर किसी के पास नहीं है तो वो नैतिक अनैतिक होने के लिए उस पर हम उसको हम कह नहीं सकते, क्योंकि प्री डिटरमाइंड है। तो बोथ आर डिफरेंट। आपके पास फ्रीडम ऑफ विल रहेगा तभी आप गुड विल बैड विल के करना के हकदार होंगे। फ्रीडम ऑफ विल नहीं रहेगा तो आप किसी पर आपका जोर नहीं रहेगा, ना तो गुड विल पर ना तो बैड विल पर। तो वो बेसिक है, हाँ वो पोस्टुलेट ऑफ मोरलिटी है, वो नैतिकता की पूर्व मान्यता है, फ्रीडम ऑफ विल। हु सेड दैट माया इज प्रिंसिपल ऑफ कॉस्मिक एरर। माया को ब्रह्मांडी भ्रम का सिद्धांत कौन बोलते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ रविन्द्रनाथ टैगोर, माया कॉस्मिक एरर है। यहाँ पे हमें लगता है ना इसका आंसर दिया था उस टाइम पे विवेकानंद, हाँ विवेकानंद नहीं होगा, और सेम नहीं किया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर आंसर इसका गलत दिया था।
आइए, Ludwig Wittgenstein terms philosophy as a battle against bewitchment of our intelligence by means of language in his book। देखिए कह रहे हैं कि किस पुस्तक में भाषा के माध्यम से हमारी बुद्धि के सम्मोहन के विरुद्ध संघर्ष के रूप में बताते हैं। सर इन्वेस्टिगेशन लेटर ऑफ कंस्टेंट कौन सी बुक होगी? आंसर फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन। क्यों फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन होगा, पहला क्यों नहीं होगा? सर ये लेटर उटगिंस्टन बोला था ना, ये जो लैंग्वेज के बारे में ये सब बैटल बॉक्स ये सब आया था इसीलिए। हाँ देखिए, इसमें वो क्या कर रहे पेक्टेटस में वो एक आदर्श भाषा बनाना चाहते थे ना, और तो जब हम कोई चीज स्टैटिक बनाना चाहते हैं तो वहां पे क्या है, वहां बुद्धि का काम है ना, बुद्धि का काम है। और ये क्या होता है, यहाँ बुद्धि के अगेंस्ट कार्य करना है, यानी ये अर्थ उसको मीनिंग को नहीं देखना है, यूज को देखना है ना, प्रयोग को देखना है। तो देखिए कह रहे हैं भाषा के माध्यम से हमारी बुद्धि के सम्मोहन के विरुद्ध है ना, यानी बुद्धि के अगेंस्ट वाली बात हो रही है, तो ये इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। अगर ऐसे कर दें कि बुद्धि के सम्मोहन के साथ है ना, तो अब ये हो जाता है पहला। ठीक है, यहाँ पे बुद्धि जो बोल रही थी उसके अकॉर्डिंग नहीं, प्रयोग के अनुसार हमें देखना है, इस तरह का प्रयोग हो, तो इसलिए दूसरा हो जाएगा ना। ठीक है, देखिए जानते हैं बंगाल में कितने ये बंगाल में खोखी किसको कहते हैं? खोखी जानते हैं क्या? हाँ, बंगाल से कौन है? मतलब क्या खोखी मतलब गर्ल्स होता है क्या? हाँ सर। क्यों पता है? आप देखिए क्या हुआ, बताएं एक छोटी सी कहानी सर हमारे गुरुजी सुनाए थे। एक लोग बंगाल में जाके पढ़ाई वढ़ाई के लिए रूम लिए है ना, तो उनको खांसी आ रही थी, तो खांसते थे। ठीक है, और जिसके यहाँ रूम लिए थे और जो दिलवाए थे उनसे तो वो क्या हुआ कि उनके यहाँ एक छोटी बच्ची थी, फिर बोले कि वो शिकायत की कि जब हम जाते हैं ना तो वो खांसते हैं। तो ये गए उसके बच्चे के पास जो रूम लिया था कि ये बताओ जब खोखी आती है तो तुम खांसते हो? कहे हाँ, खोखी आएगी तो खांसेंगे ही। तो किसी और को बुलाया गया कि ये बताओ, ये इसको हम रूम पे नहीं रखें, मतलब नहीं देंगे ना, इनको हटाना है। क्यों? कहे कि जब ये खोखी आती है तो ये खांसते हैं। तो जो आए थे वो कहे हाँ, खोखी आएगी तो हम भी तो खांसेंगे। तो खोखी का मतलब ये बुद्धि जो वहां डिसाइड कर दी है कि खोखी का मतलब यही होगा ना, तो वहां पे ये नहीं देखना चाहिए था, वहां प्रयोग के अनुसार शब्द का अर्थ देखना चाहिए था ना, ये गड़बड़ हो गया। चलिए ऐसे ही कुछ है। अभी और करना है या छुट्टी करना है? अभी नेटवर्क सही आ रहा है सर। अच्छा ठीक है। अभी सर और करना है सर। हाँ, that the world is history in the process of working out of the knowledge of that which the potentiality। किसका विचार है, किसका कथन है कि विश्व इतिहास उस ज्ञान को विकसित करने की प्रक्रिया में है जो इसमें अंतर्निहित है? ये क्या होगा? हीगल होगा ना। हाँ, हीगल का ये स्टेटमेंट है कि ये इतिहास जो है वो डेवलपमेंट का प्रोसेस है ना, तो धीरे धीरे विकसित हो रहा है, एब्सोल्यूट हो रहा है। जो थीसिस एंटीथेसिस होता है वो एब्सोल्यूट की तरफ जा रहा है, तो आंसर हीगल होगा। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म अपरिग्रह मीन्स, जैन दर्शन में अपरिग्रह का क्या अर्थ है? चोरी न करना। हाँ, ये तो ब्रह्मचर्य हो गया, ये अहिंसा हो गया, ये अस्तेय हो गया। नहीं, ये अस्तेय हो गया, नॉन स्टीलिंग मतलब होता है ना चोरी न करना। जी जी सर। विचार, शब्द, वाणी और कर्म से त्याग करना। ये होगा रिनंसिएशन बाय थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स ना।
अपरिग्रह मतलब होता है हम कलेक्शन नहीं करेंगे ना, अ, संग्रह नहीं करेंगे ना, करेंगे वस्तुओं का, तो त्याग करना ना, तो ये हो जाएगा तीसरा। यस, रेनुंसिएशन। आई हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंड्स एक्सीडेंटलिज्म, यादृच्छावाद किसका है? यादृच्छावाद, यादृच्छावाद। सार्वक से। सर ये चारवाक चारवाक हो का जाए। है, लेकिन इसको सर थोड़ा समझा दीजिए, समझ नहीं आता कई बार क्या कहना चाह रहे हैं चारवाक। हाँ, यादृच्छावाद मतलब चारवाक, ये चारवाक का है। देखिए, मान लीजिए कि एक ऐसे लॉटरी लिखे सुने हैं, लॉटरी, लॉटरी में कौन जीतता है? कोई निश्चित नियम है? कोई हाँ, नहीं सर, जिसका नंबर तो हाँ, जिसका नंबर आए राम भरोसे जीत जाते हैं। तो यादृच्छावाद मतलब आप लिख लीजिए राम भरोसे ना। एक एक ये होता है, प्रायिकता एक चैप्टर है मैथमेटिक्स में, उसमें यादृच्छिक निकालते हैं, बताइए कौन सी उसकी प्रायिकता, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यादृच्छिकता मतलब कोई ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये कुछ सब कुछ यांत्रिक तरीके से हो रहा है ना। चारवाक इसका हो जाएगा। मीमांसा का अपूर्व होता है, वैशेषिक का अदृष्ट होता है, न्याय वैशेषिक का अदृष्ट होता है। यहाँ पे कोई ऐसा कुछ है नहीं ना, फिक्स। हम्म सभी समुद्रों के सभी जल की तुलना आंसुओं के इस बार से नहीं करनी चाहिए जो ब्रह्मांड के प्रारंभ से अब तक बहाए गए हैं। नहीं करनी चाहिए, इंग्लिश में देखिए, ऑल द वाटर्स ऑफ ऑल द सीज आर नॉट टू बी कंपेयर्ड विद द फ्लड ऑफ टीयर्स विच हैज फ्लोड सिंस द यूनिवर्स फर्स्ट वाज। इसका क्या होगा? सर्वम दुखम दुखम। बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन का ना। ये महात्मा बुद्ध ही सर कह सकते हैं ये गहरा वाक। हाँ, सब कुछ दुख है। दुख ही दुख है। तो फर्स्ट नोबल ट्रुथ में ये कहते हैं, दूसरे में कहते हैं कि दुख का कारण है, तीसरे में कहते हैं दुख निरोध है, फोर्थ में कहते हैं दुख निरोध का मार्ग है ना। आइए देखिए, डेविड ह्यूम यह स्वीकार करते हैं कि प्रामाणिक ज्ञान को स्वयं स्पष्ट होना चाहिए, लेकिन वह ऐसा ज्ञान के सिवाय नहीं है जो केवल अपनी स्वयं की अवधारणाओं का विश्लेषण है। तो ये क्या होगा? मैथमेटिक्स, गणित। हाँ, इसका मैथमेटिक्स और गणित। देखिए, ये एक तरह लेकिन से सर इसको थोड़ा हाँ, एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, एक ज्ञान होता है फॉर्मल नॉलेज, एक होता है फैक्चुअल नॉलेज। ठीक है, जो फैक्चुअल नॉलेज है वो वस्तु जगत से संबंधित है, तथ्य है ना, इसका संबंध वस्तु जगत से होता है, यह सार्वभौम नहीं है। कौन सा? जो फैक्चुअल नॉलेज है वो सार्वभौम नहीं है। और एक होता है फॉर्मल नॉलेज। फॉर्मल नॉलेज क्या होता है? निश्चित होता है, असंदिग्ध होता है, इसमें अनुभव की आवश्यकता नहीं होती। इसमें फॉर्मल नॉलेज में यानी आकारिक ज्ञान में, इसमें ये निश्चित होता है, इसमें अनुभव की आवश्यकता नहीं होती। और इसी को ये गणित यानी मैथमेटिक्स का ज्ञान होता है, और लॉजिक का ज्ञान होता है, तर्कशास्त्र का ज्ञान होता है, तो ये निश्चित होते हैं, है ना। तो वही बोल रहा है कि ऐसा कौन सा, देखिए, लेकिन ऐसा ज्ञान के सिवाय नहीं है। किसके सिवाय नहीं है? देखिए, हमने बताया ना कि मैथमेटिक्स और लॉजिक के ज्ञान असंदिग्ध होते हैं, निश्चित होते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा मैथमेटिक्स, है ना। जी स्वयं सर। में स्पष्ट है तो मैथमेटिक्स के ज्ञान। ठीक है, देखिए, ये जो दूसरा एक फॉर्मल नॉलेज अभी आपको बताया, एक फैक्चुअल नॉलेज। जो फैक्चुअल नॉलेज क्या होता है? ये अनुभव पे आधारित होता है ना। इसका संबंध विश्वास है, और इसी में इसमें आगमनात्मक सामान्यीकरण, इंडक्टिव जनरलाइजेशन की बात होती है। तो इसी को बोलते हैं ह्यूम, मतलब जो आगमनात्मक सामान्यीकरण है, कि हम लोग कल देखे थे कि गन्ना मीठा है, आज भी मीठा होता है। तो ये आगमनात्मक सामान्यीकरण कर लिए हैं, इसी को बोलते हैं ह्यूम की समस्या, प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूम। ह्यूम की समस्या। सेंट एंसलम efforts his ontological proof for the existence of God in his work। अपनी कौन सी बुक में उन्होंने ontological argument दिया?
प्रोस्लोजियम। हाँ, प्रोस्लोजियम में दिया। प्रोस्लोजियम में उन्होंने बताया कि देखिए, सब व्यक्ति मानते हैं, यहाँ तक कि पागल और मूर्ख भी, कि ईश्वर पूर्ण है ना। पूर्ण है तो उसमें एग्जिस्टेंस भी होना चाहिए, तो एग्जिस्टेंस होना चाहिए ना। तो ये ओंटोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट देते हैं। मोनोलॉजियम भी उनकी बुक है, और क्योडियस में इसमें प्रायश्चित की बात होती है, और इसमें ईश्वर की बात होती है, मतलब ईश्वर की चर्चा है, और इसमें ईश्वर के लिए तर्क है, ईश्वर को प्रूव करने के लिए आर्ग्यूमेंट दिए हैं। सुमा थियोलॉजिकल किसकी बुक है? एक्यूनास की। एक्विनास, हाँ ये एक्विनास की है, सुमा थियोलॉजिकल। सर, आप हाँ, इंग्लिश वाला भूल गए क्या? वो इंग्लिश भूल गए। हाँ, ये आंसर हो जाएगा सेकेंड। यस, आप देखिए, सुमा थियोलॉजी का एक्विनास की है। अच्छा, ये प्रोस्लोजियम इनका कौन करता है, डिनाई करता है, मतलब इनके अगेंस्ट में, किसके? एंसेलम के अगेंस्ट में कौन उस टाइम थे? गैलीलो थे। गैलीलो ने इसका खंडन किया था इन बिहाफ ऑफ द फूल में, उनकी बुक है। तो एंसेलम के साथ आप गैलीलो का भी नाम जानते रहिए, इन्होंने इस विचार का खंडन किया। GAUNILO। ठीक। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग फिलोसफर आर प्रोपोनेंट्स ऑफ शून्यवाद। शून्यवाद के समर्थक कौन हैं ना, प्रतिपादक कौन है? क्या हो जाएगा? शून्यवाद के प्रतिपादक तो नागार्जुन BOT BOT हाँ, नागार्जुन और चंद्रकीर्ति। नागार्जुन और चंद्रकीर्ति, यस, बहुत अच्छे। बाकी के लोग कौन कौन हैं? सर ये बृहस्पति तो चारवाकी है ना। हाँ, चारवाक वाले हैं। ठीक। श्रीहर्ष नायक फिलोसोफर्स ना। देखिए, ये नागार्जुन हो जाएंगे और चंद्रकीर्ति हो जाएंगे ना। तो ये लोग ये शून्यवादी हैं। नागार्जुन, चंद्रकीर्ति, आर्यदेव ना, आर्यदेव, शांति रक्षित, ये सब शून्यवादी हैं। शांति रक्षित, ठीक है। अब देखिए, ये श्रीहर्ष तो कौन है? श्रीहर्ष अद्वैत वेदांत के हैं, है ना, ये अद्वैत वेदांत के हैं। बाकी बृहस्पति ये चारवाक दर्शन के माने जाते हैं। अच्छा, चारवाक तो बृहस्पति तो देवताओं के गुरु हैं, तो चारवाक के फाउंडर ये कैसे हो गए? ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने ऐसा ज्ञान दिया, जो निशाचर थे उस टाइम, जो राक्षस जाति थी ना, दैत्य जाति थी, उनको ऐसा ज्ञान दिया कि ताकि वो ज्ञान का अनुसरण करके उनका खुद का विनाश हो जाए। तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि यावत जीवेत सुखम जीवेत दृढ़म कृत्वा घितम पिबेत भस्मीभूत देह पुनरागमनों। तो ये बृहस्पति इनको खुद के नष्ट हो जाने के लिए ऐसा कहते हैं। अब देखिए, श्रीहर्ष अद्वैत वेदांत के हैं, तो आप इनको जानते हैं कि इनकी बुक का नाम है इनकी बुक का नाम क्या है? खंडन खंड खाद्य, है ना। खंडन खंड खाद्य, खंडन खंड खाद्य, ऐसा मतलब कहीं ऐसा है कि कुछ वो हुआ था, कोई शास्त्रार्थ हुआ था, डिबेट हुआ था। तो इनके पिताजी ना, इनके पिताजी क्या कोई, हाँ पिताजी ही थे, वो उनको आग में जलना पड़ा था, शर्त के अकॉर्डिंग, कोई शर्त रखी गई थी, मतलब उनको अपना शरीर छोड़ना पड़ा था। तो ये अब इन्होंने एक ऐसा कठिन ग्रंथ लिखा कि ऐसा कहा जाता है कि इसको अगर, मतलब बोला जाता है कि इसको आप केवल शुद्ध शुद्ध उच्चारण कर लीजिए, इसका ठीक ठीक प्रोनाउंसिएशन कर लीजिए, तो मोक्ष मिल जाएगा ना। तो ये खंडन खंड खाद्य है, इसीलिए इसका नाम आता है कठिन त्रयी में। मतलब ये बहुत कठिन ग्रंथ है, बहुत टफ होता है। कठिन त्रयी, कठिन त्रयी में 3 आता है, एक खंडन खंड खाद्य आता है, और एक आता है अद्वैत सिद्धि। अब आप नाम बताते चलिए किसका है। एक अद्वैत सिद्धि, ये तीनों वेदांत के ही ग्रंथ हैं। और एक आता है चित्त सुख, एक होता है चित्त सुखी। चित्त सुखी किसका है? चित्त सुख का है सर। किसका? चित्त सुख का है। चित्त सुख का है। गुड गुड, बहुत अच्छा। हाँ, चित्त सुख का है। चित्त सुखी का नाम तत्व प्रदीपिका या तत्व दीपिका भी होता है ना।
तो आंसर लगाइए आप बी एंड डी। बी एंड डी कहीं है? हाँ है ना। देखिए एक बार शून्यता के 20 प्रकार भी माने गए हैं, ठीक है, लेकिन वो आपको जानना नहीं है। नागार्जुन ने शून्यता के कितने प्रकार माने हैं? 20 प्रकार माने हैं, है ना। हम बोल तो दें लेकिन बोलना ठीक नहीं है ना। चलिए शून्यता क्या है? चतुष्कोट विनिर्मुक्त है, सर है ना। बोल लीजिए। ना बोल दें? ओहो एक सांस में सुनो। अध्यात्म शून्यता, बहिर्धा शून्यता, अध्यात्म बहिर्धा शून्यता, शून्यता शून्यता, महाशून्यता, परमार्थ शून्यता, संस्कृत शून्यता, असंस्कृत शून्यता, अत्यंत शून्यता, अनवराग्य शून्यता, अनवकार शून्यता, प्रकृति शून्यता, सर्वधर्म शून्यता, लक्षण शून्यता, उपलम्भ शून्यता, अभाव स्वभाव शून्यता, भाव शून्यता, अभाव शून्यता, स्वभाव शून्यता, प्रभाव शून्यता। खत्म। आप खुद ही सुनी तो नहीं होगी कोई कृति कस्तूरी? हाँ सर ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नागार्जुन कितने तरह के वो मानते हैं क्या? ये तो हाँ 8। 8। हाँ 8 याद। गुड। उसको भी बोलिए सर। इसको बोलेंगे, हम एक दिन बोले थे, उसको आप लोग बताइएगा खोज के, लिखे होंगे कहीं ना। हाँ बताएं। हाँ इसीलिए। हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स आर कंसीडर्ड रेशनलिस्ट? कौन से थिंकर्स रेशनलिस्ट हैं, बुद्धिवादी कौन से हैं? डेकार्ट, स्पिनोजा, लेibniz। डेकार्ट, स्पिनोजा, आंसर बी सी डी। यस बी सी डी ना, डेकार्ट, स्पिनोजा, लेibniz। बर्कले क्या है? बर्कले अनुभववादी हैं। डेकार्ट कहते हैं कि सम आइडियाज आर इनेट ना, सम आइडियाज आर कॉन्टिजेंट। कुछ प्रत्यय जन्मजात होते हैं और कुछ प्रत्यय, ये देखिए, जन्मजात होते हैं और कुछ प्रत्यय आपातिक होते हैं। स्पिनोजा भी यही बोलते हैं, आपातिक, कॉन्टिजेंट होते हैं। लेibniz कहते हैं ऑल आइडियाज आर इनेट। सभी प्रत्यय क्या है? सभी प्रत्यय जन्म जाते हैं। ये बोलते हैं नहीं, सभी प्रत्यय जन्म जाते हैं, कुछ नहीं, सभी प्रत्यय जन्म जाते हैं। यस ओके। डेकार्ट कहते हैं, डेकार्ट कंजर्वेशन ऑफ मोशन देते हैं, गति का संरक्षण, और लेibniz देते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, शक्ति का संरक्षण, शक्ति का संरक्षण। सर एक इनेट को आपातिक बोला जाता है क्या? नो नो, इनेट मतलब, क्या लिखे? इनेट मतलब जन्मजात। डेकार्ट बोलते हैं सम आइडियाज आर इनेट एंड सम आइडियाज आर कॉन्टिजेंट। कॉन्टिजेंट को आपातिक बोला जाता है। ओके हाँ हाँ ठीक है। ओके। ये देखिए क्या होगा। पुरुष के अस्तित्व के लिए सांख्य दर्शन में कौन सा तर्क सही फिर है? से हिंदी को छोड़ के। ओहो, which one of the following argument is correct according to सांख्य philosophy given for existence of पुरुष? बोलिए। हाँ ये आप लोग बताइए सोच के, तो क्या हो जाएगा? ABD। ABD नहीं होगा। सी सर हाँ। अभी मैंने सुना, वेदनम परिमाण प्रकृति का होता है। चलिए पढ़िए। संघात परार्थत्वात् त्रिगुणात् विपर्याधिष्ठानात् पुरुषोस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च। हाँ भेदानाम नहीं आया, वेरी गुड। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, ए बी डी ना। ये भेदानाम किस में आता है? प्रकृति एग्जिस्टेंस। हाँ ये प्रकृति के एग्जिस्टेंस में। भेदानाम परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारणकारी विभागात् अविभागात् वैश्वरूपस्य। ठीक है, तो आंसर ए बी डी याद रखिएगा। इनका मीनिंग क्या होता है वो आप देखिएगा, नेक्स्ट पेपर में आया हुआ है। अब आइए ये यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड एज द सेंट्रल टेनेंट्स ऑफ बुद्धिज्म? बुद्धिज्म का सेंट्रल टेनेंट्स बताना है, केंद्रीय तत्व बताना है। क्या होगा? देखिए संघात ना, पंच संघात है, रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, ये 5, इनसे क्या आत्मा, ये आत्मा पंच संघातों का समुच्चय है। रूप वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान। ये रूप क्या है? भौतिक है, भौतिक मटेरियल, और ये क्या है? मानसिक है। ये लास्ट
वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान ये मानसिक हैं, तो ये बिल्कुल है। प्रतीत्य समुत्पाद, प्रतीत समुत्पाद थियरी ऑफ कॉजेशन है, यानी सेकेंड नोबल ट्रुथ में आता है ना, तो ये भी बिल्कुल सही है। अनेकात्मवाद, अनेकात्म इसका जैन अनेकात्मवाद किसका है बताइए? अनेकात्मवाद ना, जैन का है अनेकांतवाद, जैन का है अनेकांत ना, देयर आर मेनी एंड्स, बहुत सारे अंत होते हैं, अनेकांत है, ये है अनेकात्म, बहुत सारी आत्माएं होती हैं, है ना, तो ये वैशेषिक, सांख्य हाँ सांख्य और वैशेषिक, यस गुड। अनित्यवाद, अनित्य मतलब कुछ भी नित्य नहीं है ना, सब कुछ इम्परमानेंस, ठीक है। हाँ तो ये हो जाएगा ए बी डी, सॉरी कौन सा आंसर हो गया, पता नहीं कौन सा हो गया, ए बी डी, हाँ सही तो है। ए बी डी। अष्टांग योग किसका है? योग दर्शन। हाँ ये योग दर्शन, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अगर यदि अष्टांग मार्ग होता, एंड फोल्ड पाथ अष्टांग मार्ग होता तब इनका हो जाता, तो आंसर लगा लीजिए ए बी डी, यस सही है ना। ये देखिए नेक्स्ट सर क्वेश्चन क्या है? गाइड इतना हाँ सही जाएगा क्या? सर, आप इतने स्पीड में बोल के क्यों चले जाते हो, हम देख पाते हैं ऑप्शन। अच्छा देखो 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 देख लो बताना। हाँ हाँ हुआ, चलिए। वाह ओके, हाँ देखिए substance dualism also referred as causation, classical dualism assert that there are two kinds of things. Descartes main arguments in favor of dualism are, ओके हिंदी में भी देख लीजिए एक बार फिर। द्रव्य द्वैतवाद, जिसे देकार्त के द्वैतवाद के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, मान्यता है कि दो वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। द्वैतवाद के पक्ष में देकार्त के मुख्य तर्क निम्नलिखित में से क्या हैं? अब इधर रहा है, अब बताइए। सर इसमें सर जो आर्ग्यूमेंट फ्रॉम कैटेगरिकल एरर है, इसको अगर हटा देंगे अपन, हाँ क्योंकि ये राइल का है, तो हम उत्तर की ओर पहुंच सकते हैं। ए बी सी, बता दीजिए। ए बी सी आंसर क्या लगाएं? आर्गुमेंट फ्रॉम डाउट, आर्गुमेंट फ्रॉम इंडिविजिबिलिटी, एंड सी ऑप्शन आर्गुमेंट फ्रॉम इररिड्यूसिबिलिटी। तो कौन सा आंसर है? पहला होगा। सबको पहला? बता दीजिए। हाँ आर्ग्यूमेंट फ्रॉम डाउट और आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इंडिविजिबिलिटी, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इंट्रोड्यूसिबिलिटी। एरर तो होगा नहीं, हाँ डी हटा दीजिए, बिल्कुल सही। हाँ ठीक है ना। सर क्यों नहीं हुआ, हाँ ये बता कौन सा क्यों नहीं होगा कस्तूरी? देखिए कोटि दोष, ये तो कोटि दोष तो उनका है ना, राइल का है। हाँ ये तो है सर। ये जो इररिड्यूसिबिलिटी कैसे हुआ, इंडिविजिबिलिटी, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए ना। ओ हाँ ये कैसे होगा, कोई बताएगा? इंडिविजुअलिटी कैसे हुआ? जब माइंड की बात आती है तो फिर वो बात करते हैं इंडिविजुअलिटी की, और जब गॉड की बात करते हैं तो फिर वो हो जाती है सार्वभौमिकता की बात हो जाती है, ऐसा कुछ। देखिए हाँ यही है, डाउट तो आप जानते ही हैं, और ये देखिए ये है एक आर्ग्यूमेंट ऑफ इरिड्यूसिबिलिटी, अपचयत नहीं किया जा सकता। देखिए एक दिन हम लोग जब ड्यूलिज्म का थ्योरी पढ़ रहे थे, माइंड बॉडी रिलेशन, उसमें हम लोगों ने एक चार्ट बनाया था ना, एक तरफ था अनअपचयन, मतलब जिसमें अपचयन नहीं किया जा सकता, एक तरफ था अपचयन जिसको रिड्यूसेबल है, जो जिसमें रिड्यूस किया जा सकता है। तो अनअपचयन में क्या क्या हम लोगों ने देखा था, ये डेमोक्रेटस,
डेमोक्रेटस एंड ह्यूम, मतलब माइंड को बॉडी में या बॉडी को माइंड में रिड्यूस नहीं किया जा सकता, अपचयित नहीं किया जा सकता, दोनों अलग अलग हैं। तो ये अपचनीयता तो ये हो जाएगा, बोथ आर डिफरेंट ना, एक दूसरे में घटाया, एक दूसरे में रिड्यूस नहीं किया जा सकता। सेकंड क्या है, द आर्ग्यूमेंट फॉर इंडिविजुअलिटी, अविभाज्य, अविभाज्यता का तर्क है। माइंड और बॉडी दोनों सेपरेट हैं और जब ये मिलते हैं तो कंफ्यूजन होता है, डेकार्ट ये कहते हैं। और एक 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 कॉन्सेप्ट और भी ये बताते हैं कि जो बॉडी है वो एक मशीन की तरह है, जैसे पशुओं का मशीन होता है। माइंड हमको अलग बनाता है, ये लिखा हुआ है फ्रैंक थिली में। हाँ तो ये भी है, ठीक कस्तूरी, इंडिविजुअलिटी याद रखना है। सर देख लेना और खुद से भी। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग पुरुषार्थ आर इंक्लूडेड इन त्रिवर्ग, त्रिवर्ग में कौन सा आता है? धर्म अर्थ एंड काम सर। हाँ, धर्म और काम, मोक्ष नहीं आता। मोक्ष क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री है ना, धर्म अर्थ एंड काम आता है। हाँ, इसको त्रिवर्ग बोलते हैं, इसको अपवर्ग बोलते हैं, है ना, अपवर्ग। एक संस्कृत में है, एक बहुत बड़े विद्वान दंडी, दंडी की एक पुस्तक है 10 कुमार चरितम, 10 कुमार चरितम, ये आपको याद नहीं रखना है। उन्होंने धर्म अर्थ काम को त्रिवर्ग कहा है, तो लगा दीजिए BCD। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन एकादश व्रत, एकादश व्रत, महात्मा गांधी का एकादश व्रत में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं? सर इसमें एक जगह पे कहते हैं डेकार्ट कि जो एब्सोल्यूट सब्सटेंस है वो गॉड है, और टू रिलेटिव सब्सटेंस है माइंड एंड बॉडी, और बोथ exists independently of one another but they both depend on God। ये कहते हैं कि माइंड और बॉडी जो हैं वो फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड वी नो देम ओनली थ्रू देयर एट्रीब्यूट्स। और इसके बिना पदार्थ के बारे में सोचा नहीं जा सकता, न यह एग्जिस्ट करता। दोनों अलग अलग चीजें, ये दोनों एक दूसरे में अपचयित नहीं हो सकती। हाँ तो ये हो गया अभी चाहिए, और इंडिविजुअलिटी वाला इंडिविजुअलिटी यही है सर कि ये फंडामेंटली एक दूसरे से डिफर करते हैं। वो क्वेश्चन सर। हाँ हाँ ठीक है। चलिए तो ये बताइए अब, कौन सा गांधी जी के 11 व्रत में नहीं है? कौन सा है, आंसर बताना है ना। शिक्षा है, एजुकेशन है क्या? नहीं सर, एजुकेशन नहीं है सर। नहीं है, बाकी सब है। फेयरलेसनेस, नॉन स्टीलिंग, फिजिकल लेबर। तो 11 किसी को याद है क्या क्या होता है? देखिए, अहिंसा, जो पंचव्रत है उसको लिखिए पहले। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। 5 तो ये हो गए, आपको ये याद रखना है ना, पूछा जाता है बहुत बार, अपरिग्रह। फिर नेक्स्ट लिखिए फिजिकल वर्क, शारीरिक, शारीरिक श्रम, शारीरिक, हाँ सही, शारीरिक श्रम, शारीरिक श्रम, आस्वाद, टेस्ट, मतलब बहुत खाना बहुत टेस्टी नहीं खाना है, नहीं ज्यादा खा लेंगे ना तो बीमार हो जाएंगे, ऐसा है, आस्वाद। फिर अभय, मतलब डरना नहीं है, अभय। फिर क्या है, सर्वधर्म संभाव, सर्वधर्म संभाव। नेक्स्ट क्या है, स्वदेशी सर। यस गुड, स्वदेशी। और नेक्स्ट क्या है, इस पर अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत। देखिए 11 हो गए। इंग्लिश में देख लेंगे या बताएं? होगा सर। हाँ, ट्रूथ, नॉन वायलेंस, नॉन स्टीलिंग, सेल्फ डिसिप्लिन, नॉन पोजेशन, फिजिकल लेबर, कंट्रोल ऑफ द प्लेट्स यानी अस्वाद, फियरलेसनेस यानी सर्व डरना नहीं है,
इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन, सर्वधर्म समभाव, स्वदेशी यूज ऑफ लोकल गुड्स और रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत। तो ये 7 क्या है, गांधी जी के व्रत हैं। और गांधी जी के अनुसार 7 पाप भी हैं। 7 तरह के पाप हैं। सिद्धांत के बिना राजनीति, कर्म के बिना धन, आत्मा के बिना सुख, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विज्ञान, त्याग के बिना पूजा। 7 पाप, 11 व्रत। ठीक। जो सर इनका एजुकेशन है वो किस में आएगा, नई तालीम? एजुकेशन जिसमें भी आए, लेकिन इसमें तो नहीं आ रहा है। हाँ, एक कहते हैं ना, बच्चों को नई तालीम देनी चाहिए। 11 व्रत में नहीं है, कहीं और होगा। जी सर। हाँ, तो आंसर हो जाएगा BCD। ठीक है, इसमें और कुछ लिखवाना तो नहीं है। 7 पाप हो जाएगा क्या, बोल दें इंग्लिश में भी? देखिए, वेल्थ विदाउट वर्क, प्लेजर विदाउट कॉन्शियस, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, नैतिकता के बिना व्यापार, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, मानवता के बिना विज्ञान, रिलीजन विदाउट सैक्रिफाइस, त्याग के बिना धर्म, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, सिद्धांत के बिना राजनीति। ये 7 तरह के पाप हैं, गांधी जी कहते हैं। आइए, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन अकॉर्डेंस विद जैन फिलॉसफी। जैन दर्शन में अरेंज करना है ना। ABCD, डी नहीं। ए से मतलब आश्रव, बी आश्रव, बी से बंध, सी से संवर, है ना, निर्जरा और मोक्ष। हाँ, ABC याद रखिए, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा। ए कौन सा आंसर लगा दें? 1 सर। 1। 1। ए, हाँ, ओके गुड। यस, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। और इसमें अगर यदि हम जोड़ दें जीव और अजीव ना, तो ये जीव और अजीव, तो ये हो जाते हैं 7 तत्व अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। जैन के अनुसार 7 तत्व यही है। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद रेफरेंस टू सांख्य फिलॉसफी। सांख्य दर्शन के संबंध में कौन सा कथन सही है ना? विश्व का, हाँ देखिए, सोचिए क्या होगा। प्रकृति इज रूट कॉज ऑफ द वर्ल्ड, प्रकृति विश्व का मूल कारण है। पढ़िए सब और बोलिए। पहला होगा। AC, कॉन्शियस नहीं प्रकृति। है, कॉन्शियस पहला तो पूरा बिल्कुल सही, हाँ। प्रकृति इज इंटेलिजेंट एंड कॉन्शियस प्रिंसिपल, गलत बात है। प्रकृति इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्स, प्रकृति मूल सिद्धांत है, ठीक है। प्रकृति इज मैनिफेस्टेड स्टेट ऑफ ऑल इफेक्ट्स। मैनिफेस्ट मतलब होता है ना व्यक्त अवस्था ना, ये इम्प्लिसिट स्टेट है, यानी अव्यक्त है। प्रकृति क्या है, अव्यक्त है, वो उसका प्रत्यक्ष नहीं होता, प्रकृति का अनुमान होता है, प्रकृति का अनुमान होता है। तो आंसर AC हो जाएगा। यस, बहुत अच्छे। विश्व का मूल कारण प्रकृति है, प्रकृति ब्रह्मांड का पहला सिद्धांत है। प्रकृति सभी कार्यों की व्यक्त व्यक्त नहीं है, अव्यक्त अवस्था है ना। और प्रकृति बुद्धिमान सचेतन सचेत नहीं है। तो आंसर लगा दीजिए AC को। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू गांधी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुप्रीम एंड। गांधी जी के अनुसार क्या है, नैतिकता की नैतिक सर्वोच्च साध्य क्या है, सुप्रीम एंड क्या है? मोरालिटी, नैतिकता, परिग्रह, ट्रुथ यानी सत्य, नॉन वायलेंस अहिंसा, सेल्फ प्यूरिफिकेशन। ट्रूथ सर। देखिए, अहिंसा इज अ मीन्स, अहिंसा क्या है, साधन है ना, अहिंसा साधन है। और सत्य क्या है, साध्य है। तो सुप्रीम एंड साध्य है, आंसर हो गया C, ओनली C, है ना। एक जगह राजस्थान में पूछा था कि गांधी जी कहते हैं कि सत्य और अहिंसा उतने ही पुराने हैं जितने की, ऑप्शन है जितने की, याद है क्या होगा? सत्य अहिंसा उतने ही पुराने हैं जितने धर्म, नैतिकता, ईश्वर, पहाड़।
ये ऑप्शन हम शायद चेंज किए हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है। तो क्या होगा? अहिंसा और सत्य उतने ही पुराने हैं जितने की जितने की, आप गेस कर पाएंगे? ईश्वर या नैतिकता? इसको गेस भी नहीं किया जा सकता। पहाड़। अरे हाँ ना, हाँ बीके लाल में लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, पहाड़ ही है। अहिंसा अहिंसा और सत्य इतने ही पुराने हैं जितने की पहाड़, हिल्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, ए बी सी आर ट्रू। ओके, हाँ एक्स वाई जेड आर फॉल्स। हाँ नूप क्वेश्चन हो गया। तो छुट्टी करना है। हाँ सब भूख लग रही है। 1 घंटा 30 हाँ, मिनट हाँ सर, अब रहने दीजिए। अरे एक क्वेश्चन आया था, एक चीज और उस पे हम लोग कम बात किए थे शायद, कि माया इज अ कॉस्मिक एरर, ये किसका है? किसका था याद है? हाँ टैगोर का। टैगोर। टैगोर का। टैगोर कहते हैं सृष्टि की प्रतीति माया पर आधारित है, माया सबसे व्यापक है और यह विश्व भ्रांति का कारक है। अब देखिए, एक है, एक पीटी राजू। पीटी राजू कहते हैं, पीटी राजू कहते हैं कि शंकर के लिए यदि माया की बात करें तो शंकर कहते हैं माया ना, यहाँ लिख लीजिए है, यहाँ लिख लीजिए नहीं है। चलिए ऐसे बनाइए, ऐसे 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 ना, यहाँ शंकर, यहाँ पे लिखिए टैगोर। तो शंकर के लिए पूछे माया है तो नहीं, माया नहीं है ये भी नहीं, न है ना नहीं है। टैगोर के लिए माया है हाँ, माया नहीं है हाँ। तो पीटी राजू कहते हैं कि टैगोर के लिए माया है भी और नहीं है, दोनों ना, और शंकर के लिए माया है और नहीं है, ये दोनों नहीं। ठीक, यहां से हम लोग कल करेंगे। ओके, आज के लिए इतना है।